मेरा नाम एल्बर्ट है। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था, मगर जब से मेरी शादी हुई थी वह भी बीमार रहने लगी थी। हालांकि मैं अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता था, क्योंकि मुझे पता था मेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं रोज इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता था, लेकिन मैं दिन ब दिन कमजोरी होती जा रही थी। शादी के 2 साल बाद ही भगवान ने मुझे 2 जुड़वा बेटी दी थी। मेरी बेटियां अभी 1 साल की ही थी कि माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरा बाप तो आज से 10 साल पहले ही मर चुका था और आज मेरी माँ भी हमें छोड़कर चली गई थी। ना ही मेरा कोई भाई था और ना ही मेरा कोई बहन थी। हाँ, मेरे कुछ रिश्तेदार थे जो गांव में रहते थे, मगर मैं अपनी माँ के साथ पिछले कई सालों से सूरत में रह रहा था। माँ के चले जाने के बाद अब मेरी पत्नी और मेरी दोनों बेटियां थी, जो मेरी कल दुनिया थी। माँ के मरने का मुझे उस समय बड़ा सदमा लगा था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मैं अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया। मेरी पत्नी मुझे बहुत मोहब्बत करती थी और मेरी दोनों बेटियां बहुत ही खूबसूरत और मेरी बहुत ही लाडली बेटी थी। मेरी पत्नी बड़ी सादा तबीयत की मालिक थी। उसने आज तक कभी मुझसे कोई जिद या इच्छा नहीं की थी। मैं उसे जो भी लाकर देता वो उसे खुशी से लेती थी। मैं हर साल अपनी दोनों बेटियों की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाता था। मेरी बड़ी बेटी का नाम एलन और छोटी बेटी का नाम एलेक्स था। समय गुजरता गया और हम दोनों 15 साल के हो गए थे। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम डेजी था, जो मेरी बेटियों के बहुत ही अच्छी दोस्त थी। वह अक्सर हमारे घर आ जाती थी और मेरी बेटियां उसके साथ बहुत खेला करती थी। मैं भी अपनी बेटियों पर कोई रोक टोक नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता था उनका कोई अपना सगा रिश्तेदार इस शहर में नहीं रहता था, तो यह कहाँ जाएंगे। और डेजी भी मिजाज की अच्छी थी, खूब मिलकर खेल करती थी, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, इसलिए मैंने कभी रोक टोक नहीं उठाई थी। तीनों आराम से एक दूसरे के साथ खेलती रहती थी। आज मेरे दोनों बेटियों की सालगिरह थी और हम साल की तरह आज भी मैं ऑफिस से निकलने के बाद बाजार गया था, जहाँ से मैंने अपनी बेटियों के लिए गिफ्ट खरीदने थे। इसी खुशी में मेरी बेटियों अपना घर भी सजा रही थी और मेरी बेटियों ने अपने पसंद का केक भी ऑर्डर कर दिया था। बाजार से मुझे काफ़ी देर हो गई थी और आज तो मेरा मोबाइल भी बंद हो गया था, क्योंकि उसकी चार्जिंग ख़त्म हो चुकी थी। मगर मैं जब घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मैं दहल उठा था। मेरी चीख निकल गई थी। मेरे घर के आसपास लोगों की भीड़ जमा थी और लोगों की भीड़ देखकर मेरा दिल दहल उठा था। कुछ तो अनहोनी जरूर हुई थी। और जब मैं भीड़ के पास पहुंचा तो लोग मुझे दया भावी नज़र से देखने लगे और मुझे तसल्ली देने लगे कि जो होता है गॉड की मर्जी से होता है, उसकी मर्जी के बिना पता नहीं हिलता। लोगों की ऐसी बातें मेरे दिल को और भी दहला रही थी। मैं जैसे तैसे करके अपने घर के अंदर पहुंचा तो मेरी पूरी दुनिया ही लूट चुकी थी। मेरी पत्नी और मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही थी, क्योंकि घर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी। मोहल्ले में काफ़ी सारे लोग मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन मेरा फ़ोन बंद था। मेरी पत्नी और दोनों बेटियां करंट लगने की वजह से मौके पर ही दम तोड़ गई थी। मोहल्ले वालों का कहना था कि उन्होंने उनकी तरफ से बहुत कोशिश की थी, मगर जब तक वह दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर गए तब तक तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी दोनों बेटियां इस दुनिया से जा चुकी थी। करंट लगने की वजह से उनका 90% शरीर जल चुका था। मेरे लिए यह किसी कयामत से कम नहीं था। अंतिम संस्कार के दिन मेरी बेटी को सडेजी और डेजी भी रो रही थी। हमारी शादी को 16 साल हो चुके थे और मेरी हमसफर मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। शायद मैं बहुत ही बदकिस्मत इंसान था। मेरा सब कुछ लूट चुका था। सबका कहना था यह सदमा बस अचानक ही हो गया था और यह हादसा एक नेचुरल हादसा है, इसमें किसी का हाथ नहीं था। इससे पहले तुम्हारी पत्नी को करंट लगा था और अपनी माँ को बचाने के लिए दोनों बेटियां अपनी माँ से लिपट गई थी, जिस वजह से उन्हें भी करंट लग गया और तीनों ही मौके पर मौत हो गई। मैं भी यह सोचकर चुप हो गया था, लेकिन अब मेरा किसी से काम में दिल नहीं लगता था। मैं ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, बस इतना काम करता कि 2 वक्त की रोटी खा सकूं। मगर मेरा वीरान पड़ा घर मेरा मुंह चलता रहता था। घर जाता तो अपनी पत्नी और बेटियों की याद रुलाने लगती। ख्याल आता कि जैसे वह किचन से बाहर निकलेगी और कहेगी खाना बन गया है, आप मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। मेरी बेटियां भागती भागती मेरे पास आएंगी और कहेंगी पापा
आज हमने स्कूल में यह किया, आज हमने वह किया। कभी मुझसे जिद करेंगे कि पापा मुझे मम्मी ने खाना अच्छा नहीं बनाया, हमें बाहर खाना खिलाने ले चले। मुझे वह सारे पल याद आते थे जो मैंने अपनी पत्नी और अपनी बेटियों के संग गुजारे थे। जब भी ऑफिस से घर आता था तब अपनी बेटियों को देखकर मुझे पूरे दिन की थकान उतर जाती थी और मैं फिर से इस जमाने से लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। लेकिन अब यह सब कुछ मुझसे दूर हो गया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में का मकसद ही बदल दिया था। मैं लोगों की अब मदद किया करता था। मेरा काम तो ऐसा नहीं था, मैं तो एक सीधा साधा ज़िंदगी जीने वाला इंसान था। घर से ऑफिस जाता और ऑफिस से सीधा अपने परिवार के पास घर आता था और बचा खुचा टाइम में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिताता करता था। लेकिन अब कुछ भी करने का मन नहीं करता था। बस कोई गरीब मजदूर लाचार इंसान मिल जाता तो मैं उसकी मदद कर दिया करता था। ऐसा करने से मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाया करता था। एक दिन मेरा एक पड़ोसी कहने लगा, हमारे मोहल्ले में बड़े अजीब से मामले हो रहे हैं। पिछले दिनों जेम्स भाई की बेटी डेजी स्कूल से घर आ रही थी, मगर रास्ते में कोई उसे उठाकर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने के बाद वापस गली में फेंक कर गया है। जेम्स ने मोहल्ले के किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वह डरता था मोहल्ले वालों से मेरी बेटी का तमाशा बना देंगे। मैंने कहा तमाशा तो पहले ही बन चुका है, वह मोहल्ले वाले को बताएगा तो कोई उनकी मदद करेगा। आजकल तो ऐसे ऐसे तरीके आ गए हैं कि इंसान पकड़ा ही जाता है। डीएनए टेस्ट करवाए जाए ये तो सब पता चल जाता है। लेकिन डेजी के साथ ऐसा किया गया था। वह अब दोबारा भी तो किसी के साथ ऐसे हरकत कर सकता है। उसे आदमी ने कहा कि यही बात तो हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसकी बेटी है वह सामने आना ही नहीं चाहता। वह कहता है कि बस जितना बुरा हमारे साथ होना था हो गया है, अब हम अपना तमाशा नहीं बनाना चाहते। अगर मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा तो मेरी बेटी का तमाशा बन जाएगा, उसकी खबर अखबारों में टीवी में चली जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और अब तो सुना है कि वह डेजी की शादी भी कर रहा है। मैंने कहा कि डेजी के ससुराल वालों को यह बात पता चल गई तो वह उससे लड़की के साथ और भी बुरा व्यवहार करेंगे। यह समाज तो अच्छी भली औरत को नहीं छोड़ता, तो फिर ऐसी लड़की के साथ कैसा व्यवहार रखा जाएगा। खैर मैं इस बात से बहुत दिलचस्पी ना ली। फिर एक दिन मैं घर वापस आ रहा था कि मेरे से एक लड़का टकराया। गलती उस लड़के की थी। वह मोबाइल में बिजी था और मोबाइल देखते हुए सड़क पर चल रहा था। वह खुद ही आकर मुझे टकरा गया था। मैंने कहा बेटा देख कर चला करो। उसने कहा कि बूढ़े तू देख कर चला कर। मैं हैरान रह गया कि उसने मुझे इतने बुरे शब्दों में बात की थी, जबकि मैं तो उस बेटे कर पुकार रहा था। मैंने उसकी शक्ल अच्छी तरह देख ली थी। वह देखने में ही कोई आवारा टाइप का लड़का लग रहा था, जिसकी जेब में माँ बाप ने पैसे भर दिए थे, हाथ में महंगा मोबाइल पकड़ा दिया था, लेकिन तमीज से खाली था। इसीलिए उसके साथ बहस करना बेकार था। वह लड़का मुझे घूरता हुआ वहां से चला गया, पर उसकी शक्ल मेरी आंखों में बस गई थी। मैं सोच रहा था कि उसके माँ बाप ने उसकी कैसी परवरिश की होगी। उसके माँ बाप ने उसे बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं सिखाई थी। चलते किसी आदमी से टकरा गया तो माफ़ी मांगने के बजाय सीधा उल्टा उसी को बातें सुना रहा था। उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान में यह हुनर नेचुरली आ जाता है कि वह शक्ल देखकर ही पहचान लेता है कि कौन कैसा है। लड़के की शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि वह लोफर है या जिम्मेदारी है निभाने वाला है। वो लड़की की शक्ल देखकर भी पता चल जाता है कि उसे घर बनाने का शौक है या फिर फैशन और मेकअप करने का शौक है। एक दिन मैं मोबाइल में कुछ देख रहा था कि मेरे सामने एक वीडियो आई। शायद किसी ने बहुत ही सेटिंग बेटी टाइप्स का एक फिल्म बनाई थी और उसका एक सीन था जिसमें बूढ़ी औरत कह रही थी कि इस मुर्दा औरत को दफनाने से पहले इसकी दोनों टांगों को अच्छी तरह से बांध दो। आजकल का ज़माना बड़ा ख़राब है। मैं यह सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि हमारी फिल्में भी तो हमारे समाज का ही एक आईना होती है। क्या वाकई हमारा समाज एक तरफ जा रहा था कि कब्र में दफन औरत को भी नहीं छोड़ा जाता था। तभी मैं यह सब कुछ सोच रहा था कि एकदम से अपनी बेटियों का ख्याल आ गया। ना जाने मुझे उनकी याद इस तरह आई कि मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। अभी मैं अपने आंसू साफ कर रहा था कि एक लड़का वहां पर भागता हुआ आया। उसने कहा कि वह लड़की डेजी जिसके साथ जबरदस्ती की गई थी, उसका बाप उसकी शादी करना चाहता था, लेकिन उस लड़के ने नींद की गोलियां खा ली है और वह मर चुकी है।
अब उसका बाप कहता है कि मेरी बेटी के अंतिम संस्कार में कोई भी ना जाए। वह अपनी बेटी के ताबूत के आसपास घूम रहा है और किसी ने भी उस ताबूत के पास नहीं आने देता। वह कहता है मैं खुद ही अपनी बेटी को ले जाऊंगा और उसे दफन कर दूंगा, कोई भी मेरे साथ नहीं आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के मरने की खबर लोगों को पता चले। अगर आसपास के गांव में भी यह खबर फैल गई तो सब लोग आएंगे और मुझसे सवाल करेंगे कि जब जवान बेटी ने खुदकुशी क्यों की है, और फिर मेरे बेटी की मरने की खबर पुलिस तक पहुंच जाएगी। मैंने अपना सर पकड़ लिया क्योंकि मैं इस इंसान को अच्छी तरह से जानता था और उसकी बेटी डेजी मेरी बेटियों की बहुत अच्छी सहेली भी थी, इसलिए डेजी से मुझे बेटियों जैसा लगाव हो गया था। मैंने कहा कि अब क्या करना है। उसने कहा कि लड़कियों की कब्र बनानी है, आप मेरे साथ चले। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। मेरा दिल भारी हो गया था। मैं क्यों अपने आप को ऐसा सूरत हाल में डालता। मैंने अपनी बेटियों को भी खुद की कब्र में उतारा था। मोहल्ले वाले मेरी बहुत सम्मान करते थे, उनका मुझ पर पूरा भरोसा था। वह जानते थे मैं एक दुखी आदमी हूँ जिसकी फैमिली दुनिया से जा चुकी है। बेटियाँ सबकी एक जैसी होती है। मैं सबको अपनी बेटियों की नज़र से ही देखता था, लेकिन लोग मेरा बहुत सम्मान करते थे। तभी तो यह लड़का मुझे बुलाने के लिए आया था और मुझे सारा मामला समझाया था। डेजी का बाप कहता है बस जल्दी जल्दी से ये दफन कर दूं, ज़्यादा देर ना लगे। मैं उसके साथ चला गया। उसके बाप को देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में कोई भी आंसू नहीं था। वह बस यही कह रहा था, गॉड ने मुझे बेटी दी थी और गॉड ने ही वापस ले ली। बेटियां तो होती ही है बदनामी फैलाने के लिए। अब मैं किस किस का जवाब देता फिरूंगा, इससे पहले कि पुलिस आ जाए, और यह कोई पुलिस कैसे बन जाए। यह काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं अपनी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता, नहीं तो बात यहाँ तक कि कहाँ पहुँच जाएगी। मैं सोच रहा था कि डेजी की माँ पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि औलाद से सबसे ज़्यादा मोहब्बत माँ को ही होती है। वह तो रो रही होगी, तड़प रही होगी। सुनने में आया था कि डेजी के बाप ने घर में डेजी की बॉडी को 5 मिनट में नहीं रहने दिया था। जैसे ही पता चला डेजी दुनिया से चली गई है, बस 10 मिनट के अंदर ही ताबूत मंगवाई और जल्दी से उसे ताबूत में फेंक कर दिया था। कब्र की खुदाई शुरू हो गई थी, लेकिन जब डेजी की बॉडी पकड़ा गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो जिंदा है और सांसें ले रही है। फिर मैंने कहा मुझे बहम हो रहा है, बहर हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। शायद मेरे दिल में कि मेरी बेटियों का ख्याल आ गया है। शायद वह मेरा दुख था जो मैं इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर हो गया था। हमने डेजी को दफन कर दिया। जैसे ही हमने डेजी को दफन किया तो उसके बाप ने कहा चलो, इससे मेरी जान छूट गई। मैं हैरान रह गया। उसके अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल क्यों किए थे। हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। लड़की को दफनाकर घर वापस आ गए। अभी घर में आधा घंटा ही हुआ था कि मेरा दिल बेचैन होने लगा था। आज उस लड़की को दफनाया मुझे अपनी बेटी की याद आ रही थी। मैंने सोचा कि कब्रिस्तान चला जाता हूँ, जाकर थोड़ी देर वहाँ बैठ जाता हूँ, क्योंकि जिस जगह पर डेजी को दफनाया गया था मेरी बेटियाँ भी वहीं पर दफन थी। मैं कब्रिस्तान जा रहा था और सोच रहा था कि डेजी ने अपनी जान क्यों ली होगी। शायद वह किसी को धोखा नहीं देना चाहती ही थी। अपने होने वाले पति को अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि उसकी इज्जत तो लूट चुकी थी। और शायद उसने यही सोच लिया होगा कि यह समाज अगर उसको भी इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा। अभी मैं कब्रिस्तान में कदम रखा ही था कि मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। जैसे मैंने पहले बताया था कि उस लड़की की खबर मेरी बेटी और मेरी पत्नी के कब्र के पास ही था, और उससे पहले कि मैं वहाँ पहुँचता मुझे उस कब्र पर 2 लोग खड़े हुए नजर आए। मैंने सोचा कि शायद डेजी का बाप है और साथ कोई आदमी है जो सबके सामने तो मजबूर बनने के लिए यह कर रहा होगा। अच्छा हुआ मेरी बदनामी के कारण ख़त्म हो गया हो, लेकिन अब शायद उसे अपनी बेटी की याद आई है और अब रात को अंधेरे में यहाँ आ गया है। इसलिए मैं ज़रा पीछे ही रुक गया और अपने कदम ही धीरे कर लिए। जब मैं गौर से देखा तो महसूस किया उसका बाप नहीं है, क्योंकि उसका बाप तो अच्छा खासा सेहतमंद मोटा आदमी था और यह दोनों तो दुबले पतले और कुछ छोटे कद के लग रहे थे, जैसे कि जवान लड़के होते हैं। और उस लड़की का तो कोई भाई भी नहीं था, वह तो 4 बहनें थी। शायद इसलिए उसका बाप अपनी बेटियों से तंग था।
और उस बेटी की वजह से बदनामी सहनी पड़ी थी। इसलिए वह अपनी बेटी तेजी से पीछा छुड़वाना चाहता था। मैं कुछ पीछे ही रुक गया, लेकिन अब मुझे उनकी आवाज़ भी आ रही थी। मैं उस कब्रिस्तान के चुप्पे से वाकिफ था, क्योंकि मैं अपनी बेटियों को और अपनी पत्नी को कब्र पर आता रहता था। मैं थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो यह देखकर मेरे कदमों चले जमीन निकल गई थी कि वह तो उस लड़की की कब्र को खोद रहे थे, बल्कि पूरे खोद चुके थे और अब शायद लड़की की बॉडी को बाहर निकालना चाहते थे। मैंने कहा, यह लोग क्या कर रहे हैं और उस लड़की की कब्र को क्यों खोद रहे हैं? इस तरह से उस लड़की की बॉडी को बाहर निकालना चाहते थे। इसे तो इतने घंटे पहले ही दफनाया था। वह जल्दी जल्दी यह काम कर रहे थे। मैं हैरान रह गया। मैं उसमें से एक लड़के को पहचान गया था। वह तो वही लड़का था जो उस दिन चलते रहते मुझे टकराया था, जिसको देखकर ही पता चलता था कि वह कोई बहुत ही बुरी नीयत और बुरे काम करने वाला लड़का है। बस मेरे दिमाग में एक बात बिजली की तरह आ गई थी। मैं समझ गया, यह लोग इस लड़की के रिश्तेदार तो नहीं हो सकते, मामला कोई और ही है। अब मुझे शायद मोहल्ले वालों को बुला लेना चाहिए था, लेकिन जब तक मैं लोगों को बुलाने जाता तब तक बहुत देर हो जाती, क्योंकि रात का समय था और सर्दी का मौसम था। सब लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे और इतनी सर्दी में कौन आता, जबकि उसका बाप भी अपनी बेटी से पीछे छुड़वाना और गहरी नींद में सो रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। मैं करीब पड़ा एक लकड़ी का बड़ा सा डंडा उठा लिया, जो शायद पेड़ से एक टहनी थी और नीचे गिरी ताकत पर आ गई थी। मैं अंदर अपनी गई थी। मेरे अंदर बहुत सी ताकत जो समेट रहा था, क्योंकि उन दोनों के इरादे किया था। मैं भांप चुका था। उन्होंने बॉडी को बाहर निकाल लिया और कफन को खोलने लगे, मगर मैंने उस समय दोनों के सर पर डंडे मारने शुरू कर दिए। एक एक डंडा मैं उन दोनों के सर पर दे मारा। एक लड़का तो एक ही डंडे में बेहोश हो गया और दूसरे में जानता था। मैंने उसको पकड़ लिया और मुक्कू और गुस्से से मारना शुरू कर दिया। शोर सुनकर कब्रिस्तान में रहने वाला कब्र बनाने वाला भी आ गया था। बहुत कब्रिस्तान के दूसरे हिस्से में रहता था और दीवार के पार ही उसका घर था। इतनी दूर से वह नहीं देख सकता था कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन शोर सुनकर वह भागता हुआ आया था। वह लड़का जमीन पर गिर गया था। मैं जल्दी जल्दी बॉडी के ऊपर दोफरा से कपड़ा लपेट दिया, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि वह लड़की तो जिंदा थी, क्योंकि वह सांस ले रही थी, लेकिन शायद गहरी बेहोशी में मालूम हो रही थी। कब्र बनाने वाला आदमी वहां पर आ चुका था। उसने उस लड़के को पकड़ लिया। मैंने कहा, इसको जाने मत देना, और यह तो बेहोश पड़ा है, इसको भी पकड़ लो। यहाँ लड़की जिंदा है, मैं इस अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा कि अगर यह तुम क्या कर रहे हो, यह लड़की मर चुकी है और उसके डेड बॉडी को यहाँ लेकर जा रहे हो। मैं जोर से चिल्लाई और मैंने कहा, यह मरी नहीं है। मैं जल्दी से डेजी को गोद में उठाया। उसका वजन इतना ज़्यादा नहीं था। दुबली पतली 17-18 साल की लड़की थी। अस्पताल करीब ही था। मैं जल्दी से उसे वहाँ पर ले गया। डॉक्टर भी हैरान रह गए थे। बाकी सब लोग भी आ गए थे, क्योंकि डेजी की बॉडी कफन से लिपटी हुई थी और इस तरह कफन में लिपटी बॉडी को अस्पताल में लाना सबको हैरान कर देना था। बल्कि उल्टा सब लोग मुझ पर गुस्सा करने लगे थे। मैं डेड बॉडी को अस्पताल में इलाज करने के लिए क्यों लाया हूँ? मैंने डॉक्टर को कहा कि इसको चेक करो, यह जिंदा है। डॉक्टर ने जब चेक किया तो उसने कहा, इसके सांसें तो बहुत धीमे चल रही है, इसे फौरन ऑक्सीजन लगानी होगी। मैंने कहा, भी जो करना है करे, बस जल्दी करे। वह जल्दी जल्दी से उस लड़की को अंदर ले गए, उसे ऑक्सीजन लगाई। 1-1.5 घंटे तक तो सब समझ नहीं आ रहा था कि वह जिंदा बच भी पाएगी या नहीं। मैं हैरान था। यह लड़की जिंदा थी और उसको दफन कर दिया गया था। यह सब कुछ उसके बाप की वजह से हुआ था। उसने जो इतनी गहरी सोच रखी थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने कहा कि अभी उसके सांसें चल तो रही है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा नाजुक है। मैंने कहा कि आखिर यह सब मामला क्या हुआ था? डॉक्टर ने कहा कि इस लड़की ने नींद की बहुत ज़्यादा गोलियां खा ली थी, लेकिन यह मरी नहीं थी, बस एक गहरी बेहोशी की हालात में है, जिससे इंसान के दिल की धड़कन और सांस लेने की गति बहुत कम हो जाती है। ऐसा लगता है इंसान मर गया है और फिर 2-3 घंटे बाद होश आता है। ऐसे मरीज को देखकर मेरे डॉक्टर की अंजाम लग सकता है कि वह जिंदा है,
शायद उसके घर इस बात से बेखबर थे। डॉक्टर ने कहा कि आप इंतजार करें, अगले 24 घंटे के बाद देखेंगे कि क्या होता है। डॉक्टर ने बताया डेजी जिंदा तो है, शायद उस लड़की ने जीने की उम्मीद छोड़ दी है, उसके शरीर से जान ही निकली है, लेकिन उम्मीद खत्म हो गई है, इसलिए यह सब कुछ खत्म हुआ है। इंसान का दिमाग बड़ा ही उलझा हुआ होता है, दुख और सुख में ही चलता है। दुखी से तो चलता है मगर गम में मर जाता है। डॉक्टर ने कहा कि आप उसके माँ बाप को बता दे। मैंने कहा कि नहीं, मैं किसी को नहीं बताना चाहता, लेकिन यह बात मोहल्ले में फैलना जरूर सकती है। पर इसके बारे में सिर्फ कब्र वाले को ही पता था, या फिर हमारी गली में कुछ लोग आए थे, वह भी सारी सूरत हाल देखकर मेरे साथ हो गए थे और उन लोगों आवारा लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया था। हमने पुलिस को भी कहा था कि उनको घर वाले से बात करने दें। पुलिस वाले ने कहा कि बात करना तो दूर की बात है, पहले तो हम उनकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। उनकी इतनी हिम्मत, यह कब्र से लड़कियों को निकालकर उनके साथ इतनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। बाद में पता चला उस लड़की के साथ पहले ही इन्हें लड़कों ने जबरदस्ती की थी और अब दोबारा से यह कुछ करने के इरादे में आए थे। पुलिस वाला भी हमारे ही मोहल्ले का था, वह बहुत गुस्से का था। उसने कहा हम भी बेटियों वाले हैं, ऐसे इंसान को अगर बिना सजा दिए छोड़ दिया जाए तो कल को यह सब कुछ हमारी बेटी के साथ भी कर सकता है। मैं इनको सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। डेजी को 48 घंटे के बाद होश आया था। मुझे देखते हुए पहचान गई थी कि मैं कौन हूँ। नर्स और डॉक्टर ने उनको यह सब कुछ बता दिया। बेचारी अब क्या बोलती, वह तो अजीब सी हालात में थी। उससे पूछा कि क्या वह अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहती है। उसने इनकार कर दिया। फिर उसने हमको समझाया कि तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ होगी, बहनें होंगी, वह तुम्हारे तड़प रही होंगी, मगर उसने फिर भी इनकार कर दिया। वह बात छुपाने वाले नहीं थे। जिसके घर वाले को सब पता चल चुका, वह भी अस्पताल आ गए थे। डीजी की माँ उससे लिपट कर उससे रोई कि हम सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा कि यह हमारी बड़ी बेटी है, मेरी पहली औलाद है, मैं इसके बगैर कैसे रह सकती हूँ। उसने अपने पति से कहा कि मैं आपको कहीं माफ़ नहीं करूँगी। डेजी के माँ बाप का सर शर्मिंदा से झुक गया था और सब ने उसे समझाया कि तुम्हारी बेटी ने खुद किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया था, बल्कि उसके साथ तो कोई ज़बरदस्ती की गई थी, और जिसने यह जुल्म उसके साथ किया था वह भी पकड़ा गया है। अब डेजी का बाप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। वह भी रोने लगा। अपनी बेटी की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसकी बेटी उसे डर कर पीछे हट गई। यह मंजर देखकर वह फुट फुट कर रोने लगा था और गॉड से माफ़ी मांगने लगा। पुलिस वाले ने कहा अब इस लड़की का क्या होगा, वह तो बेचारी इस तरफ से बदनाम हो गई है। मैंने कहा इसकी ज़िंदगी बच गई है, यही बड़ी बात है। लेकिन हमारे ही मोहल्ले का एक लड़का आगे आया और उसने डेजी से शादी करने की बात सब लोगों के सामने रख दी। और उस लड़के को जानता था, उसका बाप इस दुनिया में नहीं था और वह अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन बहुत ही गरीब था और मेहनत मजदूरी करता था। हम सब ने फैसला किया कि हम सब मोहल्ले वाले डेजी की शादी इस लड़की से कर देंगे और बड़ी धूमधाम से करेंगे। फिर सब मोहल्ले वाले ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उससे करके पुलिस वाले ने उस लड़की के लिए भी नौकरी का इंतजाम करवा दिया था। आज डेजी की शादी हो गई है और वह अपने पति और अपनी सास के साथ बहुत खुश है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी है। उसका पति मुझे ज़बरदस्ती अपने घर ले जाता है। मैं डेजी से मिलता रहता हूँ। मुझे देखकर वह बहुत खुश होता है। ऐसा लगता है वही मेरी बेटी है और मैं उसकी शादी की है। मेरी अपनी बेटी तो मर गई थी, मगर डेजी की वजह से मैं फिर से उठ खड़ा हुआ था। अब डेजी को खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।